दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। हमारे साथ बड़े सौभाग्य की बात है, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के सुनील खलखो जी हमारे बीच में है। स्वागत है सर। धन्यवाद। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज का दिन ही भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन के सतत संघर्षों के बाद जो तैयार किए भारत का संविधान, आज ही के दिन समाज को सुपुर्द किए थे। 26 नवंबर आज का दिन है। आज का दिन हम उन्हें याद करते हैं और उसी से संबंधित थोड़ा सा समीक्षा करते हैं संविधान लागू होने के बाद की हमारी दशा क्या है, किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या अधिकार दिए गए, विशेषाधिकार दिए गए हैं और आदिवासियों को संविधान से संबंधित किस तरह का जागृति की आवश्यकता है। पुनः एक बार स्वागत है सर आप। जी धन्यवाद सर। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आज 26 नवंबर है, आज के दिन ही भारत के संविधान को बाबा साहब ने इतने संघर्षों के बाद में समाज को सुपुर्द किया, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? यहाँ पर बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया, ये हमारे जो महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के संघर्षों को देखते हुए जब बाबा साहब को ये मौका मिला तो बाबा साहब ने हमारे महापुरुषों के संघर्षों को उन्होंने एज इट इज संविधान में उन्होंने डाला। और ये संविधान क्या है, हम लोगों के अधिकार के लिए बाबा साहब ने बनाया था, यानी शोषित पीड़ित वंचित लोगों को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने जो प्रयास किया, उस प्रयास का जो नतीजा है आज हम लोगों को मिल रहा है। जी, इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के पूरे हर एक जिले में आपका दौरा रहा है। संविधान लागू होने के बाद भी क्या इस क्षेत्र के कई ऐसे समुदाय होंगे जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार से भी आज भी वंचित हैं? आपको कुछ ऐसा पता होगा, तो आपको कुछ लगता है ऐसा? जी, अभी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 33 जिलों का जब मैं दौरा करता हूँ तब मैं देखता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनके जो अधिकार दिए गए, एक मूल अधिकार होते हैं और एक संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो बहुत सारे जगह पर मूल अधिकार जो हमको दिए गए, उन मूल अधिकारों को भी यहाँ पर सरकार मानने के लिए अभी वर्तमान में तैयार नहीं है। आदिवासियों की 5वीं अनुसूची, यानी जिसको हम लोग विशेष अधिकार बोलते हैं, वो भी संविधान में ही दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान समय में लगभग 19 जिले हैं जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। लेकिन इन 19 जिलों का जब आप दौरा करेंगे तो संविधान में जो प्रदत्त 5वीं अनुसूची है वो यहाँ पर कहीं पर लागू हुआ है ऐसा तो दिखाई नहीं देता। संविधान ने लागू किया लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सरकार ने कभी होने ही नहीं दिया। और इसी के कारण आज हमारे जो आदिवासी लोग हैं वे लोग आज दबे कुचले शोषित पीड़ित दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में या यूँ कहें जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहाँ आदिवासी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो प्रभुत्व संपन्न कहना चाहिए आदिवासी ही होता है। उनको किसी बाहरी संसाधनों की व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होता, अपने में ही मग्न रहते हैं, अपने में ही जीने खाने के लिए सक्षम होते हैं वो लोग। फिर भी आज के समय में हम देखते हैं फिर आदिवासी को इस तरीके से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने देखा है कि आदिवासी कहने का तात्पर्य है बहुत ही गरीब, मतलब एकदम पिछड़ा है ना जी, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, इस तरीके से मतलब अति जो गरीब है उसको आदिवासी श्रेणी में देखा जाता है। आदिवासियों को अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो फिर कोई अगर मंत्री आ गया तो फिर बगल में उनके लिए मतलब उनकी जो सांस्कृतिक है उसको दिखाने के लिए ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये नाचने वाले। तो अभी के समय में जब उनको विशेषाधिकार दिया गया है 5वीं अनुसूची के तहत और विशेषाधिकार में वे उस क्षेत्र के राजा हैं और राजा को इस तरीके का इतने संविधान के इतने लागू होने के इतने साल बाद भी इतने पिछड़े होते हुए और इस तरीके का प्रेजेंट करना क्या
वाकई में जो आदिवासी समाज है संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित है? आप सही बोल रहे हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण बताना चाहूँगा। अभी 20 नवंबर को हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे सरगुजा संभाग के अंबिकापुर स्टेडियम में पहुंची थी। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग वहाँ जाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आदिवासी लोग थे जो मिलना चाहते थे, जिनके पास में पर्सनल पास भी दे दिया गया था कि आप मिल सकते हो करके, उन लोगों को भी यहाँ पर पकड़ पकड़ करके उनको बस में डाला गया और उनको क्या है दूर ले जा करके छोड़ा गया। ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनको तो अंबिकापुर घोषणा नहीं दिया गया जी, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है ना आदिवासियों का, विशेष करके जो पंडो जनजाति के लोग हैं, उनको तो वास्तव में आवश्यकता है अधिकारों की और उनको ऊपर लाना चाहिए। और उन समुदाय के लोगों को अंबिकापुर पहुंचने ना देना अभी के समय में जी, तो इसी को मैं यानी बताना चाह रहा था कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं जो मिलना चाहते थे उनको भी यहाँ पर डिटेन कर दिया गया। दूसरी बात, हमने देखा कि जो लोग केवल नाचने के लिए जा रहे थे उनको वहाँ पर अंदर जाने के लिए दिया जा रहा था, और जो लोग मिलना चाहते थे, जो अपनी बातें रखना चाहते, समस्याएं रखना चाहते थे, हाँ, उनको वहाँ से डिटेन किया गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो राष्ट्रपति है उनसे हम लोगों को संवैधानिक चर्चा करने से रोका जा रहा है। जब हम लोग अपने संवैधानिक चर्चा को हमारी देश की राष्ट्रपति, जो कि आदिवासियों के लिए एक सबसे बड़ा पद होता है, हाँ, यानी जो नीचे लेवल में होते हैं जैसे ग्राउंड में, तो सबसे पहला क्या है कि आदिवासी ग्राउंड में रहते हैं और इसका प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं, और राज्यपाल जो है जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श लेकर के प्रतिवेदन तैयार करते हैं और उसको राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं। तो सबसे बड़ा जो उच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। संरक्षण देने का राष्ट्रपति जी का होता है। राष्ट्रपति जी का अंतिम जो सिग्नेचर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदिवासियों के जो सबसे बड़े हितैषी हैं उन्हीं से आदिवासियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी बातें जो रखना चाहते हैं वो रखने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी बातें रखेंगे और राष्ट्रपति को ये मालूम होगा, ये मालूम होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये रोकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बात खुल ही गई तो चर्चा करना आवश्यक है। जी, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। पूरे छत्तीसगढ़ के जनजाति समूह वर्ग के लोग यहाँ पे आए थे, नृत्य किया गया। वाकई में आपने सही कहा कि जिन्होंने नृत्य किया उनको अंदर लिया गया और मनोरंजन किया गया। क्या आदिवासियों, इस बहुत बड़ा सवाल है कि आदिवासियों का मनोरंजन कब तक होता रहेगा? उनके अधिकारों को ताक में रख करके, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकारों को उनके ताक में रख करके उनसे मनोरंजन करना क्या आज के लोगों का स्वभाव बन चुका है? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में कांग्रेस और बीजेपी का जो शासन है वो लगातार पिछले 75 सालों से चलते आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यानी चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या बीजेपी का राज रहा हो, ये लोग आदिवासियों को गाड़ी में भर करके लाते हैं और उनको पंडाल के सामने में उनको उतारते हैं और पंडाल में अपने लोग बैठते हैं और उनको नचवाते हैं। उनके स्वागत में यानी आदिवासियों को उपयोग किया जाता है और उनको भीड़ लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। उनको मंच पे जगह नहीं दिया जाता है, उनको केवल नीचे में जगह दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी के शासन में कि जब आदिवासी लोग पुराने समय में जब कांग्रेस की सरकार रही उस समय जितने भी कांग्रेस के जो यानी पदाधिकारी थे वे लोग आदिवासियों के साथ में जुड़ आए, आदिवासियों का मांदर को पकड़े, आदिवासियों के साथ में थोड़ा सा नाचने का प्रयास किए। तो हमारे आदिवासी लोग सोचे कि कांग्रेस हमारा हितैषी है और उनको लगातार
वोट करते रहे, उनको जिताते रहे और अपना राजा मानते रहे। लेकिन कांग्रेस भी आदिवासियों का कभी हित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे लंबा राज किया। सबसे लंबा राज करने के बाद भी आदिवासियों का 5वीं अनुसूची लागू नहीं कर पाया। हाँ, जैसे कि 5वीं अनुसूची बोलता है कि आदिवासियों को मालिकाना अधिकार है और मालिकों के ऊपर में कोई कानून लागू नहीं होता। मान लिया जाए आप मालिक हैं, मालिक के ऊपर में कोई दूसरा मालिक कैसे बन सकता है? मालिक कैसे बन सकता है? मालिक तो मालिक होता है, मालिक तो मालिक होता है, मालिक का नौकर होते हैं। हाँ, उसका मालिक नहीं होता, नहीं होता। तो अगर 5वीं अनुसूची आप भाग का खा को आप पढ़ेंगे, गा को पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 5वीं अनुसूची में संसद का, विधानमंडल का कोई भी कानून लागू नहीं होगा, ऐसा लिखा है। आप भाग खा को पढ़ के देखिए, तो उसमें ऐसा साफ साफ लिखा है कि इनके ऊपर में संसद का और विधानमंडल का कानून लागू नहीं होगा। अब विधानमंडल और संसद का कानून लागू नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? संसद मतलब होता है प्रधानमंत्री का कानून और विधानमंडल का मतलब होता है राज्य के मुख्यमंत्री का कानून। आदिवासियों के क्षेत्र में लागू नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको बाबा साहब ने स्वतंत्र रखा, स्वतंत्र एरिया रखा। हाँ, और इसी को अगर हम लोग पढ़ेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप 91 और 92 को आप देखिए। 91 जो अनुच्छेद है, 91 और 92, तो 91 और 92 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी इस एरिया को बोला जाता है एक्सक्लूडेड एरिया। जहाँ पर आदिवासी लोग रहता है उसको एक्सक्लूडेड एरिया। एक्स का मतलब होता है बाहर। किससे बाहर? सीमा से बाहर। भारत के राज्य क्षेत्र में ही तो आदिवासी लोग रहता है, लेकिन इसको राज्य संघ की सूची से बाहर रखा गया। राज्य संघ की सूची, यानी जैसे आप 5वीं अनुसूची को पढ़िएगा तो 244(1) को पढ़िएगा, वहाँ पर जो लिखा हुआ है, यानी असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, ये राज्य क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 6वीं अनुसूची क्षेत्र है, उसको ये संविधान जो है वो राज्य नहीं मानता है, उसको अलग मानता है। और ये जो अलग क्षेत्र है वो 1935 के कानून से आया है और यहीं पर उसको एक्सक्लूडेड एरिया बताया गया है। और एक्सक्लूडेड एरिया में, यानी 1935 के कानून में भी आप पढ़िए, एक्सक्लूडेड एरिया जो है वो राज्य संघ की सूची से बाहर है। यानी यहाँ पर भी आदिवासियों को स्वायत्त शासन दिया गया है। हाँ, और दूसरी बात, यानी जैसे आदिवासियों की बात हम लोग करें तो आदिवासी लोग बोलता है कि यहाँ पर रूढ़ी व्यवस्था है, रूढ़ी व्यवस्था। तो आप ना 1935 को पढ़िए, 1833 का जो अमेंडमेंट है उसको पढ़िए, फिर 5वीं अनुसूची को पढ़िए, भाग का खा गा को पढ़िए, उसके बाद में 366 का भाग 10 को पढ़िए, फिर 366 का भाग 11 को पढ़िए, फिर आर्टिकल 19 को पढ़िए, फिर भाग 13 को पढ़िए। तब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रूढ़ी व्यवस्था वास्तव में है। जो रूढ़ी व्यवस्था है तो स्वतंत्र डिसीजन लेने की जो ताकत है उसको वहाँ पर रूढ़ी व्यवस्था कहा, जो विद्यमान विधि है। हाँ, अभी वर्तमान में आदिवासियों का जो प्रचलित विधि है और जो पूर्वजों से उनके रीति रिवाज में हाँ, चल के आ रही है, उनकी और न्याय ये जो व्यवस्था हो, चाहे हाँ, सांस्कृतिक रूप से जो भी चीजें हो, हाँ, तो ये जो क्या है स्वतंत्र डिसीजन लेने की जो व्यवस्था होती है उसी को रूढ़ी व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल। आप यानी 1935 के अधिनियम को, जैसे फेडरल न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 200 से लेकर के 217-18 तक है, यानी 1935 के कानून। तो वहाँ पर क्या बोलता है कि यानी कोई भी अगर हम लोग क्या बोले डिसीजन लेना चाहें या निर्णय करना चाहें तो उसमें बोलता है फैक्ट के आधार पे डिसीजन हो, सबूत और फैक्ट के आधार पे ही यहाँ पर डिसीजन होगा। यहाँ पर मौखिक आधार पे नहीं होगा, वहाँ पर फैक्ट आपको यानी पेश करने होंगे, वहाँ पर उसके लिए आपको दृष्टांत पेश करना होगा,
सारा चीज़ वहाँ पर क्या होगा, फैक्ट के आधार पे और सबूत के आधार पे, यानी आपको डिसीजन देना होगा। और सबूत के आधार पे स्वतंत्र अगर डिसीजन आदिवासी लोग लेता है तो उसको रूढ़ी व्यवस्था बोलते हैं। तो ये व्यवस्था है। लेकिन हमारे अभी वर्तमान समय में जितने सरकारें चल रही हैं, और सरकार में जो जिसको क्या बोलें, चाटुकार जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, या एजेंट बोलते हैं, जो सरकार के जो दलाल हैं, एजेंट हैं, बाबा साहब ने उनको एजेंट कहा था, दलाल कहा था, पिट्ठू कहा था। तो ऐसे लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि ये 5वीं अनुसूची अलग है ना। उसके बाद में 5वीं अनुसूची में जो लागू विधि है, जिसको उन लोग रूढ़ी व्यवस्था बोल रहे हैं, उसको उन लोग उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हाँ, और इससे क्या है, हमारा जो आदिवासी लोग हैं उन लोग दिग्भ्रमित हो जा रहा है, और रूढ़ी व्यवस्था का जो मूल वो तत्व है, उस तत्व को ही वहाँ पर खत्म किया जा रहा है। ये एक सवाल आपसे और है, अगर हम देखें तो महामहिम राष्ट्रपति जी आए हुए थे अंबिकापुर। मैंने इस बात के बारे पे अपने दर्शकों के साथ चर्चा भी किया था। जो बहुत आस थी आदिवासियों को, मैंने बहुत से आदिवासी समूहों से बात किया, बहुत आस थी उनको, और वे राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते थे, अपनी समस्याओं को रखना चाहते थे, उन तक बताना, क्योंकि सुनने वाला उनका कोई है नहीं, और सुनने वाला एक ही थे, वो राष्ट्रपति जी थे। उनके पास वे बताने के लिए जा रहे थे। राष्ट्रपति जी आए जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जी, और वे चले गए। लेकिन जिस उद्देश्य से आदिवासी उस कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, वो राष्ट्रपति जी को देखने नहीं पहुंच रहे थे, उनका दर्शन करने नहीं पहुंच रहे थे, उनको अपनी समस्या बताने के लिए पहुंच रहे थे। ये जानने के लिए पहुंच रहे थे कि हमारे लिए कुछ आदेश तो नहीं है। आप अगर बसंत पंडो जी की अगर देखेंगे तो फिर जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी जो थे, उनको कितना महत्व दिए, और उसी समय से आदिवासियों में एक उम्मीद है राष्ट्रपति जी को लेकर के कि राष्ट्रपति हमारे हितैषी हैं, और वाकई में हैं जी। लेकिन उन तक समस्या को ना रख पाना, और आने के बाद, चले जाने के बाद भी उसी दशा में इस क्षेत्र के लोग रहना, क्या उस कार्यक्रम का कुछ इफेक्ट पड़ा? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपने कभी मेला गए होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर कठपुतली नाच होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और कठपुतली नाच में वो जो संचालक होता है, वो अपने हिसाब से उसको नचाता है, और हमारे दर्शक लोग उसको देखते हैं, है ना। तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है, उसको किसने बनाया? बीजेपी के लोगों ने बनाया। नहीं, ये बात तो कैसे कह सकते हैं, उनकी चुनाव हुई है, और विशेष प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होकर के वे चुन के आए हुए हैं। लेकिन किसकी तरफ से वो दावेदारी वहां पर पेश करी? बीजेपी की तरफ से ही पेश हुई है ना। तो बीजेपी की तरफ से वो पेश हुई राष्ट्रपति है, तो बीजेपी के लोग यहाँ पर राष्ट्रपति को दिखाए, और दिखाने के बाद फिर से उनको वापस ले गए। हम लोग देखे और हम लोग वापस आ गए। हमारी समस्याएं सुनी गई? नहीं सुनी गई। केवल उसको दिखाने के लिए ही यहाँ पर लाया गया था, और वो हमारी सुनने के लिए नहीं लाया गया। तो यहाँ पर अगर हमारी सुनी ही नहीं जाएगी, केवल दिखाया जाएगा, लेकिन आप दिखाने के बाद आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, तो सोच सकते हैं। उसी दिन जिस दिन राष्ट्रपति जी आ रहे थे, उसी दिन सुबह की घटना है, बेंदो नाला करके नारायणपुर से बगीचा रोड में पुलिया मिलता है, एक रफ्ता टाइप से था पहले, आपको पता होगा। हाँ। बादल खो जंगल, जो अभी सुधार किया गया, थोड़ा सा ऊपर बनाया गया उसको। वहाँ पे मैंने कवरेज करने के लिए गया हुआ था शाम के करीब, और सुबह घटना है, वहाँ पे एक ट्रक टाइल्स से भरा हुआ ट्रक आ रहा था, और वहाँ पे पलटी हो गया। उसका रीजन ये था कि जिस तरीके से टर्निंग है, और पुल एक रोड से 1 फीट ऊपर पुल है, मतलब ऐसे आएगा और टकराएगा, और ऐसे उछाल मार करके ऐसे जा करके उधर गिरता है। उससे तुरंत उछाल मारे और जा करके ऐसे पटका जाए उधर। और मतलब कहना चाहिए तो ऐसे जो रपटा हो करके जो पुल जाती थी, उसमें लोगों की धक-धकी बढ़ जाती थी कि
भाई इस जगह से जैसे कैसे ही पार हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा बस में ट्रैवल करने वाले लोग। लेकिन नया पुल बनने के बाद भी वो जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ। बस नया पुल बना, समस्या का समाधान नहीं हो। समस्या क्या था? वहाँ पे दुर्घटना ना हो, यही समाधान था। मतलब समस्या ये था कि वहाँ पे दुर्घटना हो रहा था, ये समस्या था। समाधान था कि वहाँ पे दुर्घटना ना हो, लेकिन पुल बनने के बाद उससे ज्यादा दुर्घटना हो रही है। तो बोला जाता है कि इस क्षेत्र के में खनिज संसाधन भरे हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन बने हुए हैं। एक झारखंड को उदाहरण ले सकते हैं, भारत का सबसे अमीर राज्य में के श्रेणी में आता है, और उसी से लगा हुआ जसपुर है। भले स्टेट अलग है, लेकिन खनिज संसाधन तो इस क्षेत्र में भी है। इस क्षेत्र का भी दोहन हो रहा है। हसदेव उजड़ गया, इस तरीके से बहुत सारे जंगल उजड़ रहे हैं और संसाधनों का दोहन है। और विकास किस तरह से हो रहा है, मैं आपको यही चीजें बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ ऐसी विकास हुई है, समस्या जैसे का तैसे है, बस विकास हुई है, समाधान कुछ नहीं हुआ। और उसी दिन राष्ट्रपति जी आए। इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आदिवासी क्षेत्र का इस तरीके से विकास होता है, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में संसाधनों के दोहन से या फिर उसको निकालने से विरोध किया जाता है। जैसे हिंडाल्को जैसे कंपनी को उसमें क्षेत्र से भगाया गया, बस्तर से भी अभी विरोध हो रहा है। इस क्षेत्र में भी जो जंगल है उसको कटवाने से विरोध कर रहे हैं आदिवासी। उनको मुआवजा देने के बावजूद उनका विरोध हो रहा है। क्या रीजन लगता है, क्या ऐसे कारण हो सकता है? मैं इसको बताना चाहूँगा कि अगर वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आप बस्तर में जाएंगे तो वहाँ पर 20 प्रकार के खनिज संसाधन हैं। और आप सरगुजा संभाग में जाएंगे, सरगुजा संभाग में भी जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहीं पर खनिज संसाधन है। हाँ, उन्हीं के नीचे, जहाँ पे वे बसे हैं उनके जमीन के नीचे में पूरा खनिज संसाधन भरा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे, मैं बस्तर गया था, बस्तर के सुकमा में जाएंगे, अंदर में जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर यानी ग्रेफाइट मिलता है। तो अगर आप इधर सरगुजा संभाग के जसपुर में आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जगह यानी फरसा बहार कला जो जगह है वहाँ पर गोल्ड मिलता है, सोना। तो बस्तर में आपको हीरा मिल रहा है, यहाँ सोना मिल रहा है, इधर सोना मिल रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सभी चीजें आदिवासियों के जल जंगल जमीन के नीचे मिल रही। तो आदिवासियों को अगर जब तक यहाँ से विस्थापित नहीं करें, नहीं भगाएंगे, तब तक ये 20 प्रकार के जो धातु हैं कैसे निकालेंगे? तो आदिवासियों को भगाने के लिए ही सरकार योजनाएं बना रही है। और उस योजना का मान लिया जाए कोई आदिवासी विरोध करता है तो उसको बोलता है ये विकास विरोधी। विकास विरोधी बोल करके आदिवासी को जेल में डाल देगा। तो जो विरोध करने वाला है वो जेल चला जाएगा, तो विरोध करने वाला कोई बाहर नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि यानी हमारे जसपुर में सोना मिलता है, कोयला मिलता है, और उसके बाद में बक्साइड भी मिलता है। बहुत सारे जो खनिज हैं वो अपने सरगुजा संभाग के जसपुर में भी मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर इन सभी खनिज संसाधनों को अगर निकालना है तो आदिवासियों का विस्थापन करना है। तो आदिवासियों का विस्थापन कैसे होगा? 5वीं अनुसूची तो इनको बोलता है कि ये लोग मालिक हैं, यहाँ के मालिकाना हक इन्हीं को है, मालिकाना इन्हीं के पास इनके परमिशन के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश भी उनका वर्जित है। तो ये प्रवेश वर्जित जो है, प्रवेश वर्जित जो क्षेत्र है जिसको एक्सक्लूडेड एरिया बोला गया, तो ये प्रवेश वर्जित कैसे है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लोग नहीं जानते हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र कैसा है। कि अगर हम लोग अपना घर है, हल्ला मत करो जी तुम लोग, चलो चुपचाप रहो। तो जहाँ पर यानी हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद में हम लोग बाहर घेरा भी बनाते हैं, और उस घेरे के अंदर में, उस अहाते के अंदर में हमारा वहाँ पर नियम चलता है, कानून चलता है।
वहाँ पर चाहे कुत्ता आए चाहे कोई व्यक्ति आए तो उसको हम लोग भगा सकते हैं भगा सकते या रख सकते हैं, और आप स्वविवेक के ऊपर है। हैं। अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति चुपके से घुस जाता है तो हम लोग उसको क्या तो कर सकते भगाएंगे। हैं? उनको या तो भगा सकते हैं या तो ठोक पीट सकते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है वो एक्सक्लूडेड एरिया है, आरक्षित एरिया है ना। घेरा बना के हमने अपना आंगन को आरक्षित किया था, सुरक्षित किया था। वैसे ही 5वीं अनुसूची जो है वो आदिवासियों के लिए एक घेरा का काम करता है, और वहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति घुसता है तो उसको संरक्षित करने के लिए आदिवासी ठोक सकता है, पीट सकता है, विरोध कर सकता है ना। तो अभी वर्तमान समय में ठोकने पीटने का तो यानी छोड़ दीजिए, क्योंकि संविधान है और संविधान इसके लिए ठोकने पीटने के लिए अभी परमिशन नहीं देता। तो क्या कर सकता है? तो संविधान इसमें क्या है, हमारे लिए एक व्यवस्था की है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है, आप 1 को और 2 को पढ़िए। तो आर्टिकल 19 के 1 और 2 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है अभी पहला क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा क्या है, यानी निरायुध सम्मेलन करने का, यानी हम लोग प्रबोधन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं, निरायुध कर सकते हैं। ये हमको संविधान आज़ादी देता है। तो हम लोग यानी जब हमारे एरिया में कोई घुस रहा है और हमको पता चल रहा है तो हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यानी ये मौलिक अधिकार हम लोगों का। तो इस मौलिक अधिकार का भी अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो वहाँ पर यानी शासन का विरोध करने ना, शासन के विरोध करने, शासन के काम में बाधा डालने, इसके आरोप में वहाँ पर भी जेल में डाल दिया जाता है, यानी मौलिक अधिकार को भी छीना जाता है। हम लोगों का एक्सक्लूडेड एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें भी हमको कर रहे हैं। घुसपैठ करना यानी वास्तव में अपराध है। घुसपैठ करने वाले को नहीं रोका जा रहा है, जो विरोध करने वाले को यानी जो घर बचा रहा है उसको वहाँ पर वो किया जा रहा है। अभी की दशा है इस क्षेत्र में। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में मैंने कई जगह पे कवर करने के लिए गया हूँ तो मैं देखा हूँ कि ऐसी चीजें हो रहा है जी। तो ये प्रशासन की मदद से हो रहा है। प्रशासन चाहता है कि सारे क्षेत्र नॉर्मल घोषित हो जाए, जनरल घोषित हो जाए। अगर यहाँ पर हम लोग अगर कोई विरोध के लिए आवाज उठाते हैं तो बोलता है यानी शांतिमय क्षेत्र में बाधा नहीं, बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हो, शांति में जो क्षेत्र है वहाँ पर अशांति फैला रहे हैं। तो हम लोग अशांति कैसे फैला रहे हैं? अशांति तो घुसपैठ करने वाला फैला रहे हैं, हम लोग तो केवल विरोध कर रहे हैं। तो अशांति जो फैला रहा है उसको अंदर ना करके जो विरोध करने वाला व्यक्ति है उसको यहाँ पर अंदर कर दिया जाता है। आपने देखा हो जी। दूसरी आप लोग ताजा उदाहरण जी जी, हम लोग भी यही विरोध कर रहे हैं। पत्थल गांव में है ना। हाँ, पत्थल गांव में। और यहाँ पर यानी आप देखेंगे जो प्रशासन में बैठे वे अधिकांश लोग एक ही जाति के लोग हैं। एसडीएम एक ही जाति का है, सबसे नीचे जो रहता है तहसीलदार, उसके ऊपर में एसडीएम, उसके ऊपर में कलेक्टर, अधिकांश एक जाति। न्याय व्यवस्था में भी आप जाइए, वहाँ पर जो व्यवहार न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय के बाद सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय के बाद सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय के बाद में आप हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, लगभग एक जाति के लोग बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर यानी चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या कार्यपालिका की बात हो, सारे जगह एक ही लोग यहाँ पर वो करते हैं और एक ही लोग वहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक बात बताइए, अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में क्या था कि आदिवासी क्षेत्र थे। अमित बघेल जी का एक बयान मैं देख रहा था, बहुत भयानक बयान था। उनका डायरेक्ट आरोप यह है कि भाई नक्सली खत्म कर रहा है बीजेपी। इसका तात्पर्य है कि नक्सली खत्म करके
अडानी को ला रहा है। अडानी ने शर्त रखा है उसमें कि जब तक जो है नक्सली खत्म नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा बस्तर क्षेत्र में कह के, तो इसके लिए नक्सली खत्म किया जा रहा है ऐसा अमित बघेल का, क्योंकि विवादास्पद बयान तो है और उनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन अगर ये गलत बयान है अमित बघेल जी का, गलत बोले हैं वे, तो हिडमा को मारने के बाद में इतने आदिवासी लोग उनके समर्थन में थे। मेरा सवाल है आपको, क्योंकि आप बस्तर की दौरा करता है, मैं अनजान हूँ इस बात से, आप इसको मेरा डाउट्स क्लियर कीजिए। दर्शकों के साथ बात उनका भी है, लेकिन मेरा पर्सनल डाउट है कि अमित बघेल जी के बयान एक तरीके से वे दे रहे हैं कि अडानी को लाने के लिए नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है कहके, और हिडमा के मरने के बाद में इतने जन सैलाब है ना, इतना जिसका इतना ज्यादा विरोध पहले होता था, अब उनके पीछे इतना जन सैलाब, उनको लाल सलाम दिया जा रहा है, सोशल मीडिया में उनको हीरो बताया जा रहा है। क्या है वास्तविक क्या है? मैं इसमें बताना चाहूँगा, यानी हालांकि अमित बघेल जी वो अपना राजनीतिक स्टंट है उनका, हाँ, तो वो अपना बात तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि वो अपना संगठन को, अपना पार्टी को भी स्टैंड करना है, इसलिए उनका बयान तो ठीक है, अपने जगह पे उनका मौलिक अधिकार हाँ, है। मौलिक है, वो बोलिए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा अमित बघेल का जो दूसरा बयान, यानी नक्सलियों को खत्म करने और कंपनियों को लाने, तो अभी वर्तमान समय में यानी थोड़े दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोरिया का दौरा किया, जापान कोरिया इस एरिया का उन्होंने दौरा किया। तो उनके आने के बाद में उनका बयान यहाँ पर सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कई कंपनियों के साथ में चर्चाएं की, न्योता दिया उद्योग के। तो उन्होंने कंपनी को यहाँ पर बिठाना चाहा, और कंपनी के साथ में उनका क्या है, समझौता है। और समझौता क्या है कि आदिवासी को तुम भगा लो, कंपनी को मैं स्थापित करूँ। तो कंपनियों के साथ में साठगांठ कर रहे हैं आदिवासियों के। यानी आप समता जजमेंट को पढ़िएगा, समता जजमेंट, तो समता जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आप पढ़िएगा ना, तो उसमें यानी पहला में लिखा है कि आदिवासियों का जो जमीन है उस जमीन को गैर आदिवासी के लिए नहीं दिया जाए। दूसरा नंबर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि निजी व्यक्ति को नहीं दिया जाए। तीसरा चौथा को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आदिवासियों के बिना सहमति के नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर हमारी सहमति के बिना किसी अडानी को, अंबानी को या किसी पूंजीपति को नहीं दिया जा सकता। तो ये कैसे वो कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर कंपनी लाने का बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसी में यानी समता जजमेंट का आखिरी में जब आप जाएंगे, ये जो 1 2 3 बोल रहा हूँ, इसमें आपको 5वां से आगे जाएंगे, 5 नंबर से आगे जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 5 नंबर से आगे, वहाँ पर हम लोगों को क्या बोलता है कि अगर जमीन को किसी को लीज पे देना है तो आदिवासियों का ही टीम बने। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी की कमेटी बनेगी, आदिवासियों की ही कमेटी बनेगी, और उस कमेटी को जो डिसाइड होगा, हाँ, उस कमेटी को दूसरे को नहीं, आदिवासी यानी शेड्यूल एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ के जो सदस्य हैं, वहाँ के जो मेंबर हैं, उनका एक टीम बनेगा और उन्हीं को ये लीज दिया जाए, और इसके लिए प्रशासन मदद करे। तो जब वहाँ के आदिवासी लोगों को ही यानी ये लीज दिया जाएगा तो आदिवासी लोग बढ़ेगा, आदिवासियों के पास में पूंजी आएगी, आदिवासियों का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाए। यहाँ पर क्या होगा, आदिवासियों को भगाया जाएगा और कंपनी को बैठाया जाएगा। और इसी के लिए अभी वर्तमान यानी सरकार जो है वो ये कोशिश में लगी हुई है कि आदिवासी विस्थापित हो जाएं और वहाँ पर पूंजीपति को बैठाया जाए। इसका मतलब ये है कि आदिवासियों का वो हितैषी नहीं है, आदिवासियों का विरोध है। यही से साफ पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, आज के इतने दशक बाद संविधान लागू होने के इतने दिनों बाद तक
मुझे लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में संविधान का 100% पालन नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही है आदिवासियों को राष्ट्रपति जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र में इस तरीके से विरोध हो रहे हैं जिसमें समाधान नहीं हो रहा है, समस्या जैसा तस बना हुआ है, फिर भी विकास हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं लगे हुए हैं। संघर्ष जयपुर के माध्यम से हम जाएंगे, हर एक समस्याओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। कई लोगों का ये बात रहता है कि आप आदिवासी आदिवासी ही बोलते रहते हैं। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं तो फिर हम आदिवासी क्षेत्रों का ही खबर दिखाएंगे, इस क्षेत्र में घटित हर घटनाओं को दिखाएंगे, इस क्षेत्र में हो रहे हर अत्याचार को दिखाएंगे, इस क्षेत्र में हो रहे हर विकास को दिखाएंगे। संघर्ष जसपुर इसी के लिए मंच बनाया गया। दर्शकों, आदिवासियों को अपने हक और अधिकार जानने के लिए संविधान को पढ़ना चाहिए और उसको लागू कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यही कह के आज इस एपिसोड में आप सभी से विदा लेते हैं। संघर्ष जसपुर में बने रहिए इस तरीके से, और भी कई विचारों को लेकर के और भी कोई मुद्दों को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।